Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to discuss the two important applications included in your syllabus of the first law of thermodynamics. In our last lecture हमने first law of thermodynamics के बारे में पढ़ा कि first law of thermodynamics जो है वो क्या represent करता है, what is change in internal energy, वो हम क्यों लेते हैं, heat energy क्या होती है, work done वो कैसे perform करता है और किस तरह से आप first law of thermodynamics की मदद से जो है वो heat energy की फॉर्म में भी उसका रिलेशन लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या फिर उससे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू करके, और वो कन्वेंशंस यूज़ करके जो कि हमने उससे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, बाय द सिस्टम क्या होता है, हीट एंटर्स इनटू द सिस्टम क्या होती है, हीट लीव्स द सिस्टम जो है वो उसकी क्या कन्वेंशन होती है। तो ये सारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में हमने बातें की थी। अब हम इसकी जो टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, वो हम स्टडी करेंगे। वैसे तो इसकी 4 एप्लीकेशंस होती हैं, आइजोकोरिक भी होती है और आइजोबैरिक प्रोसेस भी होता है। आइजोबैरिक और कोरिक जो है वो आपकी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम से रिलेटेड होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 एप्लीकेशंस हैं। आइजोथर्मल प्रोसेस, आइजोथर्मल का मतलब है जिस पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और दूसरी एप्लीकेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इंक्लूडेड है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये 2 एप्लीकेशंस आज हम स्टडी करेंगे कि आइजोथर्मल प्रोसेस क्या होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस जो है जो कि एप्लीकेशंस हैं दोनों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ये क्या होती हैं, ये प्रोसेस को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इन दोनों प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले आइजोथर्मल प्रोसेस, जैसे कि मैंने कहा आइजो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो आइजोथर्मल प्रोसेस वो होता है एट विच जिसके ऊपर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जिसके ऊपर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, उसको हम आइजोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो आइजोथर्मल प्रोसेस वो है जिस पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। अब जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ये पीवी डायग्राम आपने देखा है, इस तरीके से पीवी डायग्राम में आप ये प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, और ये कर्व सा आ रहा है, ये कर्व जो है ये आइजोथर्म को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम देखते हैं आइजोथर्म क्या होता है। आप देख रहे हैं कि प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उस वक्त उसका वॉल्यूम कम है V1, और प्रेशर जब आपने डिक्रीज़ किया है P1 से P2 की तरफ तो उस वक्त आप देख सकते हैं उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है फ्रॉम V1 टू V2। सो देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, और ये इन्वर्स रिलेशन जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम का आप तभी देख सकते हैं जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। और ये चीज़ आपने पहले भी सुनी हुई है कि जब हम व्हेन देयर इज़ द इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, और ये जो इन्वर्स रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो व्हाट इज दिस, ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी है कि प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यस, दिस इज बॉयल्स लॉ, ये आपने पहले पढ़ा है बॉयल्स लॉ के अंदर। सो ये चीज़ अब हम इधर देख रहे हैं कि आइजोथर्मल प्रोसेस जो है वो बेसिकली बॉयल्स लॉ को ही रिप्रेजेंट कर रही है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज आइजोथर्मल प्रोसेस में आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा। सो इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड हैंस द कंडीशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ जो है वो फुलफिल्ड है, उसकी आप यहाँ पे उसकी कंडीशन बॉयल्स लॉ की फुलफिल्ड है। देयरफॉर व्हेन गैस एक्सपैंड्स और कंप्रेस आइजोथर्मली, इसका मतलब है कि जब आप आइजोथर्मल यानी स्लोली आहिस्ता आहिस्ता गैस को एक्सपैंड कराते हैं या गैस को कंप्रेस कराते हैं, यानी स्लो प्रोसेस है ना, चाहे आप उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करा रहे हैं चाहे आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस करा रहे हैं, तो आपने उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना, क्योंकि जब आप अचानक से उसको गैस को एक्सपैंड कराएंगे या कंप्रेस कराएंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। सो जब आप गैस को जो है वो आइजोथर्मली कंप्रेस या आइजोथर्मली जो स्लोली जो है वो एक्सपैंड कराते हैं, आइजोथर्मली मीन्स आहिस्ता आहिस्ता, ताकि उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। सो इफ P1 V1 आर द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, वेयर एज P2 और V2 जो है वो फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम है आफ्टर द आइजोथर्मल चेंज टेक्स प्लेस। तो ये आपका बॉयल्स लॉ कहता है कि जब आप कहते हैं कि P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2, ये कहाँ से आती है, बॉयल्स लॉ की ही स्टेटमेंट है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर आपका, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। यहाँ से आप कह सकते हैं ये वॉल्यूम इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है प्रेशर के साथ, और ये अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को खोलें तो इक्वल और कांस्टेंट आता है। सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन जो है ये बॉयल्स लॉ से मिलती है आपको। अब PV अगर कांस्टेंट है इसका मतलब है इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर वॉल्यूम, यानी इनिशियल प्रोडक्ट जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम का P1 V1 दैट शुड बी इक्वल टू द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम P2 इंटू V2। तो ये चीज़ हमने
ये इसमें देख रहे हैं कि, और ये आप देख भी रहे हैं कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, और जिसको आप इस आइजोथर्म से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये बॉयज़ लॉ को जो है ये फुलफिल कर रहा है। आगे देखते हैं इसमें कि अगर इस कंडीशन को लेके हम चलें तो इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स मॉलिक्यूल इज जीरो, हेंस द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी जो उसकी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी मेनली एसोसिएटेड होती है विद इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो जो उसकी इंटरनल एनर्जी है, जब पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ मॉलिक्यूल्स की जीरो होगी तो इंटरनल एनर्जी जो है वो आइडियल गैस की वो सिर्फ उसके टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगी। कि क्योंकि आपने अभी देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इंटरनल एनर्जी में भी इंक्रीज आ जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करें तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो कर देंगे तो फिर उसकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, सो विच इज इन दिस केस इज कांस्टेंट। अब या इस केस में आपने कहा कि आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इट मींस कि कोई चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं आएगा, सो देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी वुड बी जीरो। और फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जैसे आप कहते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो यहाँ पर अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो है तो इसका मतलब है Q इज इक्वल टू W। तो इसका मतलब है जितनी हीट एंटर होगी सिस्टम में वो सारी की सारी वर्क डन परफॉर्म करने में लग जाएगी, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमने कहा आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होती है। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। एज इन दिस केस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वुड बी जीरो, क्योंकि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई चेंज नहीं आएगा इंटरनल एनर्जी में, और उस वक्त उसकी जो हीट एंटर्स इनटू द सिस्टम है वो उसके वर्क डन के इक्वल होगी। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के Q शुड बी इक्वल टू W, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करके निकाला है। Thus, if gas expands and does external work W on an amount of heat Q has to supply to the gas in order to produce an isothermal change। इसका मतलब है कि जब आप हीट एंटर कराएंगे सिस्टम में तो वो सारी की सारी एक्सटर्नल वर्क डन जो है बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग कराने में लग जाएगी। इसलिए दोनों पॉजिटिव नजर आ रहे हैं आपको। Q एंटरिंग इनटू द सिस्टम है इसलिए पॉजिटिव है, और वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग है इसलिए वो भी आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। उसके बाद सिंस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिक्वायर्स हेंस टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट, द एक्सपेंशन और कंप्रेशन मस्ट टेक प्लेस स्लोली। अब मैंने आपको बताया आइसोथर्मल प्रोसेस होता ही स्लोली है, इसको आप फास्ट नहीं करा सकते क्योंकि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है। अगर आप अचानक से उस गैस को एक्सपैंड कराएंगे या कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर शुड नॉट रिमेन कांस्टेंट। इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए आपने एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो भी करानी है वो स्लोली करानी है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्म। वो जो प्रीवियस मैंने आपको कर्व दिखाया उसको हम आइसोथर्म कहते हैं। जो आपने अभी पीछे जो है वो इस ग्राफ में ये जो कर्व नजर आ रहा है आपको, दिस इज योर आइसोथर्म। इस कर्व का नाम आइसोथर्म है। अब आ जाते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अगर वो स्लो प्रोसेस था आइसोथर्मल प्रोसेस तो ये फास्ट प्रोसेस है। रैपिड एक्सपेंशन एंड रैपिड कंप्रेशन, तेजी से एक्सपैंड या तेजी से कंप्रेस जब आप कराते हैं तो फिर वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें आपकी ना ही कोई हीट एंटर हो सकती है ना ही कोई हीट उसमें से बाहर निकल सकती है, तो Q जीरो होगा। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज द वन इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ये ऐसे ही है जैसे आप एक थर्मस फ्लास्क है और उसके अंदर गर्म पानी आप डाल के रख दें। अब मजीद आप कहीं से सिस्टम में हीट एंटर नहीं करा सकते। जब आप हीट एंटर नहीं करा सकते तो Q शुड बी जीरो ऑफ द सिस्टम। तो वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। जब इसमें उससे फिर ये रिलेशन आ जाएगी ना, जब उसमें Q जीरो हो जाएगी तो आपके पास आएगा कि डेल्टा U जो है दो बातें आ सकती हैं, या तो डेल्टा U बराबर होगा माइनस W के या W बराबर होगा माइनस डेल्टा U के। तो दोनों बातें आप कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने W बराबर है माइनस डेल्टा U, दोनों का क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता देती हूँ। या फिर दूसरी, और मैंने आपको दूसरी क्या रिलेशन बताई है कि डेल्टा U शुड बी इक्वल टू माइनस W। तो ये दो बातें इसमें हो सकती हैं। या आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि Q जीरो है, कोई हीट नो हीट एंटर्स इनटू द सिस्टम है। और ये दो एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं या आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग होगा, और उस वक्त जब वर्क होगा सिस्टम करेगा सराउंडिंग के ऊपर तो उसकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो बेसिकली डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगी, क्योंकि वो अपनी इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पे काम करेगा, क्योंकि कोई हीट तो उसको सप्लाई हो नहीं रही, हीट तो जीरो है। जब हीट जीरो हो गई है तो जितनी उसकी
इंटरनल एनर्जी उसको कंज्यूम करके उसने वर्क डन करना है सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर। दैट्स वाई डिक्रीज आएगा इंटरनल एनर्जी में, और वो जो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव के साथ आप शो करते हैं। सो डब्ल्यू पॉजिटिव है बिकॉज वर्क इज परफॉर्मिंग बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। वर्क चूंकि सिस्टम परफॉर्म कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, वो पॉजिटिव है। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो नेगेटिव है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पे काम हो रहा है इसलिए वो नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा वो नेगेटिव होगी, और वर्क डन जो है वो बाय द सिस्टम है इसलिए वो पॉजिटिव होगा। अब अगर इस रिलेशन को आप ऐसे लिखें तो इसका मतलब है कि आप अगर उसको तेजी से कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, अगर तेजी से आप कंप्रेस करेंगे तो इसका मतलब है कि आप वर्क डन ऑन द सिस्टम करा रहे हैं। जब आप वर्क डन ऑन द सिस्टम कराएंगे तो उस वक्त वो नेगेटिव वर्क होगा, और उसके नतीजे में इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, और वो जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव के साथ आप शो करते हैं। तो ये दोनों में ये फ़र्क था। ये जो पहले ही रिलेशन है ये एक्सपेंशन के लिए, कि सिस्टम जो है वो एक्सपैंड आप करा रहे हैं, उसको तेज़ी से आपने एक्सपैंड कराया, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो तेज़ी से कराएंगे। रैपिड एक्सपेंशन एंड रैपिड कंप्रेशन, ये जो पहली रिलेशन है ये शो कर रही है रैपिड एक्सपेंशन को। एक्सपेंशन के नतीजे में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और जो दूसरा आपका है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रैपिड कंप्रेशन को, क्योंकि कंप्रेशन के नतीजे में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। तो एक्सपेंशन के नतीजे में वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, कंप्रेशन के नतीजे में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो उस वक्त उसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आता है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो उस वक्त उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है। थस इफ द गैस एक्सपैंड्स एंड डज एक्सटर्नल वर्क इट इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये वही बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो इंटरनल एनर्जी के खर्चे पे होगा, ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है वो फॉल डाउन कर जाएगा उसके अंदर। ठीक है। कन्वर्सली इसके ऑपोजिट जो दूसरी रिलेशन मैंने लिखी है, एन एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है काजेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस टू राइज, उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो गैस का राइज करेगा, और वर्क डन जो है वो ऑन द सिस्टम होगा। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो आपको पता है उसकी इंटरनल एनर्जी में भी इंक्रीज आएगा, जब टेम्परेचर फॉल करता है तो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आता है, जब टेम्परेचर राइज करता है तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है। तो ये रैपिड एक्सपेंशन की एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को मैंने दो तरह से लिखा है, और ये रैपिड कंप्रेशन की है। तो ये दोनों बातें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। अब एडियाबैटिक चेंज अकर्स व्हेन द गैस एक्सपैंड्स और इट कंप्रेसेस रैपिडली, ये रैपिड प्रोसेस है, जब गैस तेजी से एक्सपैंड या तेजी से कंप्रेस कराती है तो ये एडियाबैटिक चेंज आता है। ये ऑपोजिट चीज़ है इसकी, ये चीज़ें एमसीक्यूज में वो पूछ लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो स्लो प्रोसेस है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो फास्ट अकरिंग प्रोसेस है, जिसमें आप रैपिड चेंज लेके आते हैं तेजी से। पर्टिकुलरली व्हेन द गैस इज कंटेन्ड इन एन इंसुलेटेड सिलेंडर, इंसुलेटेड सिलेंडर ऐसे ही आपका, जैसे मैंने आपको एक थर्मस फ्लास्क होता है, वो आपका इंसुलेटेड सिलेंडर है, आप उसके अंदर गर्म पानी आपने थर्मस में डाला और उसको रख दिया, अब ना ही हीट एंटर हो सकती है ना ही उसमें से लीव कर सकती है। सो एग्जाम्पल ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? नंबर 1 द रैपिड एस्केप ऑफ द एयर फ्रॉम द बर्स्ट टायर, कहीं पे टायर बर्स्ट होता है, फटता है तो एकदम से हवा जो बाहर निकलती है, वो जो रैपिड एस्केप है एयर का, वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस को शो करता है। नंबर 2 द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर थ्रू विच द साउंड वेव इज पासिंग, अगर आप तेजी से वो जो रैपिड एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती है हवा में, जब हम बोलते हैं तो साउंड कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मेरे से आप तक पहुंच जाती है। वो किस तरह पहुंचती है कि रैपिड एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस होते हैं हवा के अंदर, वो कंप्रेशन और रेरिफेक्शंस के नतीजे में ही क्या होता है कि साउंड वेव जो है वो आगे से आगे अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है। नंबर 3, और वो रैपिड प्रोसेस है। नंबर 3 क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमोसफेयर, जो क्लाउड्स बनते हैं, पहले एवेपोरेशन होती है पानी की और उनसे फिर क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, फिर बारिश होती है और फिर वो पानी से वेपराइजेशन होती है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन। तो ये जो क्लाउड फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये भी रैपिड प्रोसेस है। सो इन केस ऑफ एडियाबैटिक चेंज, ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, इट हैज बीन सीन दैट पीवी, वहां पे पीछे आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर पीवी के ऊपर गैमा जो है वो बराबर होगा कांस्टेंट के। तो ये रिलेशन इसकी रिलेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस की। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस की देखें तो आपने ये लिखी थी कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लिखेंगे कि पीवी के ऊपर एक छोटी सी चीज आ जाएगी गैमा। व्हाट इज गैमा? पीवी रेज पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गैमा जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट, ये रेशो होती है, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था डायटोमिक गैस के लिए। इसकी वैल्यू जब आपने स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर आपने निकाली थी तो इसकी वैल्यू 1.4 होती है। तो ये चीज़ गैमा क्या है, इसको आगे एक्सप्लेन इधर कर सकते हैं कि वेयर गैमा इज द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपने वहाँ पे भी पढ़ा था जब आपने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकाली थी।
और चैप्टर नंबर 8 में द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एन एडियाबैट। अब ये आपको जो कर्व इसके नतीजे में नजर आएगा वो एडियाबैट होगा, वो आपको इस फिगर में नजर आ रही है। देखिए दोनों का कंपैरिजन देख लें। आइसोथर्म का जो कर्व है वो इतना ज़्यादा स्टीप नहीं है, इतना गहरा नहीं है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के नतीजे में कर्व बना है। और ये जो कर्व अब आपको नजर आ रहा है जो कि ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा गहरा है आइसोथर्म से पीवी डायग्राम के अंदर, वो अब आपका एडियाबैट है। पीवी डायग्राम जो है बेसिकली ग्राफ होता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये जो अब आपको कर्व मिल रहा है एडियाबैट के नतीजे में, ये ज़्यादा स्टीपर है, ज़्यादा गहरा है एज कम्पेयर टू द आइसोथर्म जो कि आपको मिलता है इन द रिजल्ट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये दोनों का कंपैरिजन उन्होंने शो करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है। आई होप स्टूडेंट हमने जितनी बातें आज की हैं आपने ये दोनों एप्लीकेशंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। आइसोथर्मल प्रोसेस भी एडियाबैटिक प्रोसेस भी, दोनों में जो डिफरेंस हमने देखा है कि वो स्लो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो फास्ट प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का जो है वो आपकी जीरो होती है, कोई हीट एंटर या लीव नहीं कर सकती। ये सारी बातें हमने जो आज स्टडी की हैं आई होप आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, फिर भी कोई बात समझ में ना आ रही हो, यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक आइकन को भी प्रेस करें। एंड अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.